जय हिंद दोस्तों, केसीसी संगम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हेनरी का नियम। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था दाब का प्रभाव और ताप का प्रभाव। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेनरी का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हेनरी का नियम होता क्या है ये समझ लेते हैं। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या चलेगा दोस्तों? हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम सीखने के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास कोई पात्र है, मेरे पास क्या है दोस्तों? कोई पात्र है। इस पात्र मैंने क्या रख दिया? इस पात्र मैंने वाटर रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों? वाटर। इस पात्र मैंने क्या रख दिया? वाटर रखा हूँ। इस पात्र में अगर मैंने वाटर रख दिया और इस पात्र मैंने क्या रखा? पहला नंबर तो वाटर रख दिया। दूसरा क्या रखा हूँ? इस पात्र में अगर मैंने वाटर में मैंने क्या डाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी। अगर मैं इस पात्र में क्या कर रहा हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल रहा हूँ। तो इस पात्र में क्या है? इस पात्र में है पानी। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को अगर भरना है तो क्या करना पड़ेगा? दाब लगाना पड़ेगा। मतलब अगर गैस को वाटर में घोलना है, घोलना का मतलब समझ रहे हो दोस्तों? विलेयता। अगर आपको विलेयता बढ़ानी है तो इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा? आपको दाब लगाना पड़ेगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जितने ज़्यादा दाब लगाओगे उतने ज़्यादा आपकी विलेयता बढ़ती चली जाएगी। प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतने ज़्यादा विलेयता क्या होगी दोस्तों? बढ़ती चली जाएगी। ये मैंने आपको इसके पीछे वाले वीडियो में भी समझाया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। ये डिफिनेशन में भी बोल रहा है, क्या कर रहा है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब होता है घोलना। द्रव अवस्था विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो विलेयता है वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती दोस्तों? आंशिक दाब के समानुपाती होता है। विलेयता मतलब सॉल्वेबिलिटी मतलब एस समानुपाती किसके होता है? पी के होता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अगर जितना ज़्यादा आप जितने ज़्यादा आप क्या कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलना चाहोगे, जितना ज़्यादा घोलना चाहोगे उतना ज़्यादा आपको दाब लगाना पड़ेगा। अगर गैस को वाटर में घोलना है तो गैस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गैस को वाटर में घोलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर यस बढ़ेगा तो पी, मतलब पी बढ़ाओगे तो यस भी बढ़ेगा, पी बढ़ाओगे तो यस भी बढ़ेगा। क्लियर है दोस्तों? तो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, ये है आपका क्या? आंशिक दाब। अगर आप दाब अधिक लगाओगे, दाब क्या लगाओगे दोस्तों? अधिक लगाओगे तो विलेयता, ये क्या है दोस्तों? ये विलेयता है। तो विलेयता भी उसमें क्या होगी? अधिक होगी। विलेयता का मतलब घुलने की प्रक्रिया क्या होगी? अधिक होगी। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका एक छोटा सा फार्मूला है, एस समानुपाती पी। अब अगला उसी में कह रहा है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में, उस क्या बोल रहा है दोस्तों? उस विलयन में क्या बोल रहा है? उस विलयन में गैस के मोल अंश X के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे ये समझा रहा है कि जो आंशिक दाब P है वो क्या कह रहा है दोस्तों? आंशिक दाब P क्या कह रहा है? आंशिक दाब P कह रहा है कि गैस में उपस्थित जो उसके मोलों की संख्या है, मतलब मोल अंश है, उसके भी समानुपाती होता है। मतलब यहाँ बता रहा है कि जो P है, आंशिक दाब जो P है वो समानुपाती किसके होता है दोस्तों? X के होता है। मतलब जितने ज़्यादा मोल अंश, जितनी ज़्यादा मोलों की संख्या उसमें रहेगी उतना ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मोलों की संख्या उसमें रहेगी, मतलब मोल अंश जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? आंशिक दाब लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब अगर मोल अंश बढ़ेगा तो आपको आंशिक दाब बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा मोल अंश। क्लियर है दोस्तों? तो हम लोग इससे क्या करते हैं? एक फार्मूले को सॉल्व करते हैं। तो P ये हटाएंगे समानुपाती तो कुछ न कुछ कांस्टेंट लगाएंगे। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों? कांस्टेंट यहाँ पर लगाएंगे K होता है हमारा एक स्थिरांक।
और यहाँ पर लगा देंगे एक छोटा सा स्थिरांक h और यहाँ पे लिख देंगे क्या x। तो ये हो जाएगा हमारा हेनरी का क्या हो जाएगा फार्मूला, हेनरी का फार्मूला हो जाएगा। जहाँ पर हमारा के एच क्या है दोस्तों, के एच है क्या, के एच आपका है हेनरी स्थिरांक। के एच क्या है दोस्तों, हेनरी स्थिरांक है, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों। और P क्या है, P आपका क्या है आंशिक दाब है, X क्या है मोल अंश है। क्लियर दोस्तों। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, हेनरी का नियम तो हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या, अभी हम लोग देखते हैं हेनरी के अनुप्रयोग, हेनरी के अनुप्रयोग देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग इसको क्या करते हैं थोड़ा सा और छोटे में देखते हैं, और छोटे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला अनुप्रयोग, सबसे पहला अनुप्रयोग क्या दिया है, सोडा वाटर। सबसे पहला अनुप्रयोग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है, सोडा वाटर है, सोडा वाटर। इसको थोड़ा समझ लेते हैं तब उसके बाद, ठीक है दोस्तों, समझ लेते हैं सोडा वाटर क्या होता है। हेनरी ने बताया था, हेनरी ने क्या कहा था, पहले हेनरी का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। हेनरी ने बताया था कि किसी गैस को द्रव में घोलना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, किसी गैस को द्रव में घोलना है तो आंशिक दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोडा वाटर एग्जाम्पल लिया गया, सोडा वाटर एग्जाम्पल लेकर उन्होंने बताया कि जो हमारे सोडा वाटर स्प्राइट बनते हैं, स्प्राइट ही ले लीजिए। स्प्राइट में जो इसमें क्या होती है, वाटर भरी होती है। इस वाटर में अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरनी है तो मुझे उच्च प्रेशर लगाना पड़ेगा, उच्च दाब लगाना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। तो वही हमारे पास है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर वाला यहाँ एग्जाम्पल दिया कि सोडा वाटर एक शीतल पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है, बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तो उस बोतल में जो वाटर भरा है, वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ाना है तो ऊपर से क्या लगाना पड़ेगा, ऊपर से लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। अधिक दाब मतलब अत्यधिक प्रेशर लगाएंगे, फिर बोतल की ढक्कन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो हेनरी का पहला अनुप्रयोग क्या था, सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को अगर भरा जाएगा, अब वो सोडा वाटर वो नहीं, सोडा वाटर जिससे आप कपड़ा धुलते वो वाला सोडा वाटर नहीं, जो आप मार्केट में पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, या फिर 10 रुपए की आजकल तो वैन में चल रहे हैं, 10 रुपए के 15 रुपए के देते हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट बना के देते हैं। अंदर सिलेंडर भरा रहता है और वो सिलेंडर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। बटन दबाएंगे, गैस भर जाएगी, पूरा फ्लेवर रहेगा, आपको भर कैसे दे देंगे 10 रुपए का। वही है सोडा वाटर। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी अधिक दाब पर बंद कर दिया था, मतलब अधिक दाब पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर के फिर बोतल की ढक्कन को बंद करके रख देते हैं। क्लियर दोस्तों। तो दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या दिया था इन्होंने अनुप्रयोग, दूसरा नंबर इन्होंने अनुप्रयोग क्या दिया था, तो हेनरी ने दूसरा अनुप्रयोग दिया था जब गोताखोर जानते हो दोस्तों, जो गोताखोर जो पानी के अंदर जाते हैं, कोई चीज़ ढूंढने समुद्र के अंदर जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गोताखोर कहते हैं। तो गोताखोर क्या किए, समुद्र के अंदर जा रहे थे, तो समुद्र के अंदर जाने में उनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, जो कि काफ़ी पीड़ाजनक होती थी, क्योंकि उनके ऊपर पानी का दबाव बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे गोताखोर पानी के अंदर जाएंगे तो उनके ऊपर पानी का दबाव बढ़ता जाएगा, जिसके कारण उनकी नसें ब्लॉक हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों। तो उनको काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होती थी। तो यहाँ पर हेनरी का नियम ये लागू हुआ। हेनरी ने बताया, क्या बताया, देखिए इन्होंने बताया कि गहरे समुद्र में सांस लेते समय गोताखोरों को अत्यधिक दाब, गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब जब गोताखोर सांस लेते हैं, पानी में जाते हैं, तो पानी में क्या होता है, पानी में अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता। मतलब यहाँ पर जैसे देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास गोताखोर, ये पानी में अंदर एंट्री कर गया है। जब एंट्री करेगा पानी में, जब एंट्री करेगा ये पानी में गोताखोर, तो इसके ऊपर क्या होगी, दाब अधिक लग जाएगा। किसका दाब अधिक लग जाएगा, वाटर का दाब अधिक लग जाएगा। तो जो
जो एक गैस लेके गया है, गैस सिलेंडर जो लेके गया है लेने के लिए, जो गैस का सिलेंडर ले गया है ऑक्सीजन लेने के लिए, तो वो क्या होगी, वो गैसों की विलेयता अधिक बढ़ने लगेगी। जितने ज़्यादा दाब लगाओगे गैसों की विलेयता बढ़ती चली जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो वहाँ पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे उसके ऊपर दबाव लगेगा, तो जो गैस वो लेके गया है वो गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में घुलने लगेगी। तो अब क्या होगा, अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। मतलब जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ज़्यादा दाब लगेगा, तो उसमें क्या होगी, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, भारी मात्रा में उसमें घुलने लगेंगे। तो जब घुलने लगेंगे तो क्या हो रही, विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। मतलब जो ऑक्सीजन की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है, वो रुधिर में क्या हो जाएगी, अधिक घुलने लगेगी। जब गोताखोर सतह के ओर आते हैं, मतलब जब सतह के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो गोताखोर जो होते हैं उनमें जो गोताखोर के अंदर जो रुधिर में क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है उसमें रुधिर में ज़्यादा मात्रा में घुलने लगते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर दबाव अधिक लगता है। दबाव अधिक लगने के कारण जो गैस है उनकी विलेयता बढ़ जाएगी। रुधिर में ज़्यादा से ज़्यादा, ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गैसों की विलेयता बढ़ती चली जाएगी, ये बता रहे हैं। और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि जब गोताखोर सतह पर आते हैं, मतलब अब ये सतह पर आएंगे, थोड़ा ऊपर आएंगे, तो क्या होगा, दबाव फिर से कम होने लगेगा। जब सतह पर आते हैं तो बाहरी दाब के कारण धीरे धीरे कम होने लगता है, उनके ऊपर बाहरी दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैस बाहर निकलती है। अब बताइए दोस्तों, जब गोताखोर क्या होते हैं, पानी के अंदर से ऊपर आते हैं तो उनके ऊपर दबाव भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है, दाब कम होने लगेगा। जब दाब कम होने लगेगा तो जो इनके अंदर जो घुली हुई गैस है वो भी क्या होंगी, बाहर निकलने लगेंगी। अभी मैंने आपको बताया ना कि विलेयता समानुपाती, सॉरी दोस्तों, जो विलेयता है वो समानुपाती P है। विलेयता, अगर आप दाब बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, विलेयता घटाओगे तो दाब घटेगी, मतलब दाब कम करोगे तो विलेयता कम हो जाएगी। मतलब जब गोताखोर पानी के सतह से ऊपर आते हैं तो उनके ऊपर दाब कम लगने लगता है। तो दाब कम लगने के कारण जो गैस रुधिर में घुली हुई है वो वापस बाहर निकलने लगेगी। तो उस समय क्या होगा दोस्तों, इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है, जब गैस वापस निकलने लगेगी तो क्या होगा, रुधिर में क्या होंगे, नाइट्रोजन के बुलबुले बनने लगेंगे, क्योंकि एकाएक क्या हो रहा है, दबाव कम हो रहा है। जब दबाव कम होगा तो वहाँ की जो ऑक्सीजन घुली हुई है, जो नाइट्रोजन घुली हुई है, वो क्या होंगी, वो बाहर भागना चाहेंगी। और बाहर भागना चाहेंगी तो क्या करेंगी, देखिए कंडीशन यहाँ पर बता रहा है क्या, रुधिर नाइट्रोजन के बुलबुले बनने लगते हैं। यार केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर लेते हैं। केशिकाओं मतलब समझ रहे हो, जहाँ से ब्लड का ट्रांसफर होता है वहाँ पर क्या करते हैं, ये गैसें वहाँ पर अवरोध उत्पन्न कर लेंगे। मतलब ब्लड को ट्रांसफर करने से क्या करेंगे, रोक देंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, और एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देते हैं, मतलब एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। और बीमारी क्या है, जिसे बैट्स कहते हैं। उस बीमारी को क्या कहते हैं दोस्तों, बैट्स कहते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं वो दोस्तों, बैंट्स। और कहते हैं यह अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होता है। बैंट्स तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव के बचने के लिए गोताखोर द्वारा क्या कहते हैं, श्वास लेने के लिए उपयोगी किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिला के तनु कर लेते हैं, वायु को भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो नाइट्रोजन गैस वापस, जब गोताखोर सतह से वापस ऊपर आ रहे थे तो नाइट्रोजन जो रुधिर में घुली हुई थी वो वापस फिर से बाहर निकलना चाहेगी। और जब बाहर निकलेगी दोस्तों तो उस समय जो गोताखोर को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो उस समय क्या होता है, बैंड्स हो जाता है, बैंड्स रोग, जिससे नसें भी क्या होती हैं, फट सकती हैं। तो उससे बचने के लिए गोताखोर क्या ले गए, उससे बचने के लिए गोताखोर हीलियम गैस लिए थे। हीलियम गैस क्या करती थी, उसको तनु कर देती थी। तनु मतलब पतला कर देती थी। जब पतला कर देती थी
जो नाइट्रोजन रुधिर में घुले हुए हैं उसको क्या करती थी, हीलियम उसको पतला कर देती थी। और जब पतला कर देती थी तो वहाँ पर अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा था। जो हमारी केशिकाएँ थी, केशिकाएँ में रुधिर आराम से ट्रांसफ़र हो रहा था, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा था। तो उसका कारण ये है कि हीलियम गैस लेके जाना। पहले के समय गोताखोर हीलियम गैस नहीं ले जाते थे, केवल नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ले जाते थे, जिससे कुछ गोताखोरों की मृत्यु भी हो जाती थी। अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, अब हीलियम गैस ले जाते थे तो उससे क्या होती थी, वो पतला कर देता था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो हीलियम गैस है वो कितने परसेंटेज ले जाया जाता है। हीलियम गैस 11.7%, नाइट्रोजन गैस 56.2% और ऑक्सीजन गैस 32.1% लेके जाया जाता है। दोस्तों अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या देखते हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको इसको फिर से समझा रहा हूँ, इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ दोस्तों। ये गोताखोर, देखिए दोस्तों इन्होंने क्या कहा, हेनरी ने बताया कि जब कोई गोताखोर समुद्र में अंदर पानी के अधिक गहराई में जाता है तो उनके ऊपर दबाव बढ़ता जाता है। दबाव बढ़ने के कारण उनके ऊपर क्या होता है, दबाव बढ़ता जाता है। दबाव बढ़ने के कारण जब दबाव बढ़ता जाएगा तो गैस बहुत अधिक मात्रा में घुलने लगेगी। गैस क्या है, रुधिर में अधिक मात्रा में घुलने लगेगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब गोताखोर सतह से ऊपर आते हैं तो दबाव कम होने लगता है, और दबाव कम होने के कारण जो उसमें रुधिर में नाइट्रोजन गैस घुली हुई है वो एकाएक बाहर निकलना चाहेगी, और जब निकलेगी तो उस समय क्या होगा, बैंड्स एक रोग उत्पन्न कर देगा, चिकित्सक उत्पन्न कर देगा, और उससे नसें क्या होती है, उससे नसें क्या हो सकती, ब्लॉक हो सकती है, फट भी सकती है। तो इस रोग से बचने के लिए हीलियम गैस को लेके जाया गया। हीलियम गैस क्या किया, हीलियम गैस जो है वो नाइट्रोजन को क्या कर दिया, नाइट्रोजन और जो उसमें ब्लड में घुली है उसको तनु कर दिया। तनु मतलब समझ रहे हो दोस्तों, उसको पतला कर दिया। तनु मतलब क्या कर दिया दोस्तों, उसको पतला कर दिया। जब पतला कर देगा तो आराम से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और आपकी ब्लड आराम से ट्रांसफर होगी। क्लियर है दोस्तों। अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला नंबर कह रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों को रुधिर और ऊतकों की ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है, जिसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और क्या होते हैं, स्पष्टता सोच नहीं पाते तथा लक्षणों को एनेक्सिया रोग कहते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि दोस्तों जो अधिक ऊंचाई पर कोई व्यक्ति जाता है, जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो पहाड़ों पर चढ़ते समय, जैसे मेरे पास क्या हो गया दोस्तों, ये पहाड़ हो गया, कोई व्यक्ति है इस पहाड़ पर चढ़ा है, अधिक ऊंचाई के पहाड़, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चढ़ गया तो बहुत अधिक ऊंचाई पर चढ़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगेगी, दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होने लगेगी तो उस समय उस व्यक्ति को क्या होगा, एनेक्सिया रोग होने लगेगा। क्या होने लगेगा दोस्तों, एनेक्सिया रोग। एनेक्सिया रोग क्या होता है दोस्तों, ये भी समझा दे रहा हूं आपको। एनेक्सिया रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें क्या होता है, सांस फूलने लगता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कोरोना काल में ज़्यादातर यही एनेक्सिया रोग ही पाया जाता था, क्योंकि सांस लेने में क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। तो अधिक ऊंचाई जाने पर व्यक्ति को क्या होने लगेगी, एनेक्सिया रोग, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो उसको क्या होगी, एनेक्सिया रोग हो जाएगी। तो इस रोग से बचने के लिए वो व्यक्ति क्या करता था, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेके जाता था, जिसके कारण उसको कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो ये है हेनरी का अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, इसको आप जैसे मैं समझाया, इसको अपने से बना के लिख सकते हो, छोटा सा करके। अगर बड़ा से लिखोगे तो ठीक है, इसको लिख देना, छोटा से भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ में मैं बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा थोड़ा से, और हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, तो हम लोग पीडीएफ भी आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे द्रवी विलीनों का वाष्प दाब। द्रवी विलीनों का वाष्प दाब क्या होता है दोस्तों, द्रवी विलीनों का वाष्प दाब पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ेंगे द्रवी विलीनों का वाष्प दाब। तो क्या है, जिसमें विलायक क्या होता है, जिसमें विलायक क्या होता है दोस्तों, जिसमें विलायक क्या होता है, जिसमें विलायक क्या होता है दोस्तों, विलायक द्रव होता है। जिसमें विलायक द्रव होता है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रवी विलयन कहते हैं। जिसमें विलायक क्या होगा, द्रव होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रवी विलयन कहेंगे। अब द्रवी विलयन में हम लोग अगला नंबर पढ़ेंगे, इसी का पार्ट है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग समझते हैं थोड़ा से। जैसे मेरे पास क्या है, दो बीकर है, बीकर नंबर फर्स्ट और मेरे पास एक बीकर और सेकंड बीकर, इसमें भी द्रव है, इसमें भी द्रव है। इस द्रव को हम लोग मानेंगे द्रव फर्स्ट, इस द्रव को मानेंगे द्रव सेकंड मानेंगे, इसको द्रव 2 मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, द्रव 2। अब ये क्या है, इस द्रव का जैसे इसमें क्या रखा गया दोस्तों, इसमें इसमें वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी क्या है दोस्तों, वाटर है। अब क्या करेंगे, अगर इसको टेम्परेचर देंगे तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, इसका प्रेशर मतलब इसको टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, वाष्पित होगा। ये क्या होगा दोस्तों, वाष्पित होगा। तो पहले जब वाष्पित नहीं हुआ था तो हम उसको क्या माने थे, P1, और जब वाष्पित होने लगा तो उसको हम लोग क्या मान लिए दोस्तों, P1 नॉट मान लिए। ऐसे अगर सेकेंड द्रव को क्या करेंगे, सेकेंड द्रव को टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने से पहले हम लोग इसको मान लिए थे क्या, इसको मान लिए थे P2, द्रव 2। तो P2 जब टेम्परेचर दिया तो यहाँ से वाष्पित तो होना प्रारंभ हो गया, तो ये आपका चेंज हो गया क्या, P2 नॉट में, क्योंकि वाष्प हो गया तो किस में चेंज हो गया, P2 नॉट में चेंज हो गया। अब अगर दोनों को ऐड करके चेक कर लिया जाए तो हमारे पास जो बना है यहाँ पर क्या बना है, तो P टोटल क्या है, P1 प्लस P2 क्या बना है दोस्तों, P टोटल P1 प्लस P2 मिला है, P1 प्लस P2 मिला है। इससे पता चल रहा है कि जब क्या करते हैं, जब दो द्रव को एक साथ लेते हैं तो द्रव 1 द्रव 2 को क्या करते हैं, वाष्पित करते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, वाष्पित होता रहता है। और तब तक वाष्पित होगा जब दोनों क्या होंगे, एक साम्य को स्थापित ना कर दे, तब तक ये क्या करते हैं, वाष्पित होते रहेंगे। साम्य मतलब समझ रहे हो दोस्तों, साम्य का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वल हो जाएंगे। जब एक मतलब इक्विलिब्रियम मतलब होता है जब इनकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो साम्य स्थापित हो जाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं साम्य या साम्य अवस्था बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर समझा दिए हैं। इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे दोस्तों, जब दो द्रव को क्या लेते हैं दोस्तों, जब दो द्रव को एक साथ लेते हैं, जब दो द्रव को, तो यहाँ पर आपको डिफिनेशन भी दिखा दिया दोस्तों, डिफिनेशन देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिफिनेशन मैं आपको बता दिया हूँ। अभी मैंने इसमें डिफिनेशन नहीं लिखा था, लेकिन मैं इसमें डिफिनेशन लिख दिया हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर जब किसी बंद पात्र में दो द्रव लेते हैं, जब किसी बंद पात्र में दो द्रव लेते हैं, दो द्रव, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि पात्र नंबर फर्स्ट, पात्र नंबर सेकेंड, इसमें भी हम लोग द्रव लेंगे और इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, द्रव लेंगे। ये द्रव नंबर फर्स्ट, ये द्रव नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड हो जाएगा। लेते हैं तो इस क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं। तो दोनों द्रव साथ साथ क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। कि अगर मैं इसको भी गर्म करूंगा, इसको भी गर्म करूंगा, तो दोनों द्रव क्या होंगे दोस्तों, दोनों द्रव क्या होंगे, साथ साथ क्या होंगे, वाष्पित होंगे। ये भी वाष्पित होगा, ये भी वाष्पित होंगे। दोनों द्रव क्या होंगे, साथ साथ क्या होंगे, वाष्पित होंगे। द्रव 1 द्रव 2। उसके बाद क्या करा है, वाष्पित होते, तथा इसके बाद इसमें संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन की मतलब कंडेंसेशन क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। क्लियर दोस्तों, क्लियर दोस्तों। ये क्या होगी, जब ये सारे के सारे वाष्प बन के उड़ने लगेंगे तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो यहां पर संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अतः वाष्प अवस्था, अतः क्या कर रहा है, वाष्प अवस्था तथा द्रव अवस्था के बीच, मतलब यहां पर आपका क्या है, द्रव है, और जब ये ऊपर आपका वाष्पित हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, वाष्प अवस्था। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था के बीच, द्रव अवस्था तथा वाष्प अवस्था के बीच क्या स्थापित होता है, एक साम्य स्थापित हो जाता है। द्रव और वाष्प के बीच में क्या होता है, साम्य। साम्य मतलब होता है इक्विलिब्रियम, एक साम्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साम्य स्थापित हो जाता है। इस समय पात्र में उपस्थित कुल दाब विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। इसे हम लोग राउल्ट के नियम के नाम से भी जानते हैं, राउल्ट के नियम से भी जानते हैं, राउल्ट के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको राउल्ट के नियम
से भी जाना जाता है। इसको ठीक है दोस्तों, द्रव विलयनों का वाष्प पदार्थ क्या जानते हैं, राउल्ट के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, अगला नंबर राउल्ट का नियम। अगला नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। जो राउल्ट का नियम हमारा चलेगा वो अगले दिन चलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।